अब जब तीफी को इन्होंने मार दिया तो उसके बाद गोगी की बारी आती है। ये बहुत बड़ा पैगाम है उनके लिए कि जो लोग दहशत की अलामत थे आज वो इबरतनाक अंजाम से दो चार हो चुके हैं। तो दूसरी एफआईआर में तीफी भट्ट का नाम जाहिर नहीं किया गया, जबकि पहली एफआईआर में तीफी भट्ट का नाम जाहिर किया गया। मावरा अदालत जो कत्ल होता है इसके वुर्सा भी इसको माफ़ नहीं करती। तो हमारी पुलिस चालान वगैरह अदालत में पेश करती है वो भी उस लेवल के नहीं होते कि उनको सज़ा हो। गोगी भट्ट को ये गारंटी थी कि आप आएँ, आपकी तफ्तीश जो है वो मेरिट पे होगी और आपको बचा लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज से 1.5 साल पहले थाना चूंक की हदूद में शादी की तकरीब में जाने वाला अमीर बलाज टीपू नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो जाता है और इसका मुकदमा लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ नामजद दर्ज किया जाता है। जैसे कि कुछ रोज़ पहले तीफी भट्ट को पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार किया और उसे पाकिस्तान कराची जब लेकर पहुंचे तो वहां से बाय रोड लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में तीफी भट्ट के अपने ही साथियों ने उसको पुलिस से छुड़ाने की कोशिश में वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके हैं। और इस वाक़ये में जब तीफी भट्ट के मरने की खबर आती है तो एक दफ़ा से ये पूरा सिस्टम जो है वो हिल कर रह जाता है कि इतना बड़ा डॉन कैसे वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा जा सकता है। ये सीसीडी की बहुत बड़ी कार्रवाई है कि इतने बड़े डॉन को किस तरह से उसके जो मुबीना साथी थे वो आए और उसको छुड़ाने की कोशिश में उन्हीं की गोलियों का निशाना बन गए। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां आबिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, कौन से इलाके में तीफी भट्ट के जो साथी थे वो उसको छुड़ाने की गर्ज में आए और फिर किस तरह से ये कत्ल हुआ। ये सारी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि तीफी भट्ट बहुत बड़ा गैंगस्टर की दुनिया का नाम था और आज सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, आप क्या कहते हैं? देखें मलिक साहब, इसमें ये तो हकीकत है कि ऐसे लोगों का अंजाम इसी तरह होता है, ये सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। एक वक्त आता है कि फिर ये इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। तो तीफी भट्ट की भी यही सूरत हाल सी कि 1.5 साल से ये रुपेश था दुबई में। तो दुबई से परसों रात 12:47 पर एक फ़्लाइट लाहौर में आती है और उसमें कहा जाता है कि तीफी भट्ट को लाहौर लाया गया है। तो इसको चूंक ट्रेनिंग सेंटर में जो है वो रखा जाता है, जहाँ पे सीसीडी का भी दफ्तर है और सीटीडी का भी हेडक्वार्टर है वहाँ पे। तो वहाँ पे इसको रखा जाता है। आप कह रहे हैं कि उसको लाहौर और चूंक में जो सेक्टर है, जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे रखा गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक कि तीफी भट्ट को कराची से लाहौर लाते हुए रास्ते में रहीम यार खां के करीब ये पुलिस मुकाबला हो जाता है। तो वो रहीम यार खां के इलाके में कैसे पहुँच गए? यार मलिक साहब, इसमें चीज़ें जो हैं आपने पहले भी 7-8 महीने से जो इनकाउंटर्स का, जाली इनकाउंटर्स का मामला चल रहा है, तो उसमें यही कहानियाँ होती हैं। कहाँ पे मारा गया, कहाँ से निकल रहा था, अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। तो उसमें भी एक कहानी बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि ये इसको तीफी भट्ट को जो है वो कराची लाया गया दुबई से और वहाँ से इसको बरास्ता रोड जो है वो गाड़ी पे लाया जा रहा था। तो 2 गाड़ियों ने, जो रहीम यार खां का इलाका है कोट सब्जल, वहाँ पे 2 गाड़ियों ने इनको इंटरसेप्ट किया, रोका और वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ। उसमें जो एक कांस्टेबल था वो ज़ख्मी हुआ और वो उसके जो 2 गाड़ी में लोग आए थे वो तीफी भट्ट के साथी थे और वो तीफी भट्ट को छुड़ा कर ले गए। ये मुकाबला होता है तकरीबन 3:15 पर और इसकी एफआईआर दर्ज की जाती है लाहौर सीसीडी मॉडल टाउन के इंचार्ज सैयद हसनैन हैदर की मुद्दत में। ठीक है। उसके बाद पुलिस कहती है कि जी वायरलेस कॉल चलाई गई और रहीम यार खान की पुलिस को अलर्ट किया गया और वहाँ की सीसीडी को भी अलर्ट किया गया। तो सुबह 5 बजे के करीब एक कच्चे का इलाका है जिसको थाना अहमदपुर लम्हा कहा जाता है, वो रहीम यार खान का थाना है। उसकी हदूद में सीसीडी के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर जिब्रान जिराल्ड। तो वो कहते हैं कि हम गाछ से वापस आ रहे थे तो 2 गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आ रही थी। हमने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक कांस्टेबल ज़ख्मी हो जाता है और मुलजमान का एक साथी भी ज़ख्मी हो जाता है। अच्छा। हम उसके पास पहुँचते हैं तो असला भी उसके पास पड़ा होता है और वो ज़ख्मी हालत में गिरा होता है, जबकि उसके साथी जो है वो पैदल कच्चे के इलाके में फ़रार हो जाते हैं। तो उस ज़ख्मी को हम अस्पताल लेके जा रहे थे तो रास्ते में वो दम तोड़ गया। उस दूसरी एफआईआर में तीफी भट्ट का नाम जाहिर नहीं किया गया, जबकि पहली एफआईआर में तीफी भट्ट का नाम जाहिर किया गया था। अच्छा, ये जो मुलजम जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि थाना लम्हा की हदूद में जो पुलिस मुकाबला हुआ और ज़ख्मी हालत में जो मुलजम पकड़ा गया, वो ज़ख्मी मुलजम कौन था? वो ज़ख्मी मुलजम तीफी भट्ट ही था। अच्छा, वो तीफी भट्ट था जी।
तो लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया FIR में। FIR में उसका जिक्र नहीं किया, उसमें ये कहा गया कि एक नामालूम आदमी, नामालूम मुल्ज़मान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, लेकिन अब उसकी शिनाख्त का अमल जारी है। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये मरने वाला तो तीफी बाट था। अच्छा, ये सब इस तरह के पुलिस मुकाबले जब से CCD वजूद में आई है, इक़्तिदार में आई है, बहुत सारे हमने इस तरह के केसेस देखे और बहुत सारे मरने वाले जो मुल्ज़मान थे ना, वो मुआशरे का नसूर बन चुके थे। लेकिन तीफी भट्ट के बारे में ये कहा जा रहा था कि तीफी भट्ट अगर दुबई से गिरफ़्तार हो गया तो वो पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान भी आ गए, लेकिन फिर उसके बाद ये भी CCD पर तनकीद की जा रही थी कि छोटे छोटे मुल्ज़मान को पुलिस मुकाबले में मारा जा रहा है। देखेंगे तब जब गोगी और तीफी भट्ट भी अपने साथियों की फायरिंग से मारे जाएंगे। अब ये जो कार्रवाई हुई है, ये आप समझते हैं कि कार्रवाई बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और ऐसा ही होना चाहिए था इन लोगों के साथ? नहीं, मैं मलिक साहब इसकी तायद नहीं करूँगा, क्योंकि जिस मुआशरे में इंसाफ होता है ना, उसमें अदालत के ज़रिए जब किसी को सज़ा होती है तो उसके बुरसा भी बर्दाश्त कर देते हैं। लेकिन ये मावरा अदालत जो कत्ल होता है, इसके बुरसा भी इसको माफ़ नहीं करते और लोगों के जहन में भी बहुत सी अजीब कहानियाँ जन्म लेती हैं। ये तरीका तो ठीक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने चूँकि तय किया है, मरीम नवाज़ जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने तय किया कि पंजाब को एक सेफ़ सिटी बनाना है, पूरे पंजाब को, तो यानी सेफ प्रोविंस कह सकते हैं आप उसको बनाने के लिए। तो उसके लिए ये ऐसे इकदाम, क्योंकि हमारे अदालती निज़ाम में भी काफ़ी सुकम है और जो हमारी पुलिस चालान वगैरह अदालत में पेश करती है वो भी उस लेवल के नहीं होते कि उनको सज़ा हो जाए। तो इन लोगों का अल्टीमेट फिर हल यही रह जाता है। तो अब ये जो पूरे पाकिस्तान, पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर गैंगस्टर हैं तो उनको ये पता चल गया होगा कि तीफी भट्ट जैसा जो कि लाहौर का सबसे बड़ा डॉन था और लाहौर पूरे पाकिस्तान का फेस है, तो वो मारा जा सकता है इस तरह। तो बाकियों को भी कान खड़े हो गए होंगे कि हमें भी एहतियात करनी चाहिए, या तो वो रुपोश हो जाएंगे या वो मारे जाएंगे। मियां साहब, बड़ा तल्ख सवाल है कि पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले मुल्ज़मान को उसी के साथियों की गोलियों का वो निशाना बन जाते हैं। ये उसके मुल्ज़मान के साथियों को कौन इतला देता है कि पुलिस पार्टी आपके साथी को लेकर इस रास्ते से इस मुकाम पर जा रही है या आ रही है? तो रास्ते में ये मुल्ज़मान थड़ा लगा कर बैठे होते हैं और फिर वो अपने ही साथी को जिसको छुड़ाने के लिए आते हैं उसी को वो गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। तो ये साथियों को बताने वाला आज तक ज़राए सामने नहीं आया, वो कौन है? मलिक साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया ताकि हमारे नाजरीन को भी इस चीज़ का पता चले, यानी आपके नाजरीन को, कि ये जो जुमला डाला जाता है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से वो हलाक हुआ, तो ये जुमला कोई आम जुमला नहीं है, ये बड़ा टेक्निकल जुमला है। उसमें होता यह है कि जब मावरा अदालत कोई कत्ल होता है तो उसकी महकमाना इंक्वायरी भी हो सकती है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है। तो उसके लिए बुरसा जो है वो दरख्वास्तें दे देते हैं, फिर पुलिस फंस जाती है। तो उसमें जब ये जुमला डाल दिया जाता है तो जो इंक्वायरी की दरख्वास्त देता है उसको उन नामालूम साथियों में शामिल कर लिया जाता है। फिर उसको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो पिछला कत्ल भूल जाता है और अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में पड़ जाता है। तो ये जुमला आम जुमला नहीं। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि इस मुकदमे में एक और मुल्ज़म भी नामजद है जिसका नाम गोगी भट्ट है और उसने अदालत से ज़मानत ली हुई है। आज ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापे मारे गए, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं था। क्या आप समझते हैं कि गोगी भट्ट को पुलिस पहले से गिरफ्तार कर चुकी है और ये इस तरह के छापे मारने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए या फिर मीडिया की जो तवज्जो है वो हटाने के लिए की जा रही है, या फिर अगर गोगी भट्ट पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो क्या उसका भी अंजाम यही होगा या फिर उसको पकड़कर अदालत के ज़रिए उसको सज़ा दिलाई जा सकती है? मलिक साहब, उसमें मामला ये है कि जब से 1.5 साल पहले अमीर बलाज का कत्ल हुआ तो ये लोग फरार हो गए थे, तीफी और गोगी। तो पिछले दिनों कुछ पुलिस के अफसरान हैं और कुछ मीडिया के लोग हैं जिन्होंने गोगी भट्ट को ये गारंटी दी कि आप आएँ, आपकी तफ्तीश जो है वो मेरिट पे होगी और आपको बचा लिया जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो हालात बदल चुके थे। उस वक्त जो तफ्तीश की गई उसमें एक GIT जो कि DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की सरबराही में बनी है, उसमें SSP शामिल हैं, उसमें 2 SP शामिल हैं, कई DSP शामिल हैं। तो उस तफ्तीश में उसको गुनाहगार लग दिया। अब अदालत के ज़रिए तो वो है अबूरी ज़मानत पर, बिल्कुल, जो कि 13 अक्टूबर तक उसकी है। अब असूलन जो इंसाफ कहता है वो तो ये कहता है कि जी वो अदालत में पेश हो, अगर अदालत उसकी ज़मानत कैंसिल कर देती है तो फिर उसको हिरासत में लिया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जंगल का कानून है, शेर की हुकूमत है, शेर अंडा दे या बच्चा दे ये किसने पूछना है। अब ये भी कहा जा सकता है कि गोगी भट्ट जो है वो किसी गाड़ी पे या मोटरसाइकिलों पे अपने साथी के साथ आ रहे थे तो क्रॉस फायरिंग हुई, अपनी साथियों की फायरिंग से मारे गए।
اب جب تیفی کو انہوں نے مار دیا تو اس کے بعد گوگی کی باری آتی ہے. گوگی کے گھر پر ریڈ کیا گیا کیونکہ سیکنڈ ان کمان اگر اس گینگ کو انہوں نے برقرار رکھنا ہے تو پھر تو گوگی آئے گا سامنے. بالکل. تو اب پولیس اس کو اون نہیں کر رہی. جیسے کل رات تک پولیس نے تیفی بٹ کی گرفتاری بھی اون نہیں کی تھی کہ ہم اس کو پاکستان لے آئے ہیں. کہتے جی ابھی کوششیں جاری ہیں کیونکہ جب یہ آپ لوگوں کے سامنے مان جائیں گے کہ ہم نے گرفتار کیا ہے تو پھر 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ اس کی گرفتاری کبھی نہیں مانیں گے. لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ اطلاع ضرور ملی ہے کہ اس کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے اور وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ وہ تھا یا نہیں تھا, یا وہ پولیس حراست میں لے چکی ہے. ابھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر پولیس گوگی بٹ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی انجام تیفی جیسا ہی ہوگا؟ جی بالکل. اگر جس طرح حکومت پنجاب کو سیف کرنا چاہتی ہے, امن و امان اور گینگسٹر اور بدماشی کا عنصر ختم کرنا چاہتی ہے, تو اس میں سیکنڈ کمان کو بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اوپر طے ہو چکا ہو, لیکن ہمیں ابھی تک اس سے باخبر نہیں ہے. میاں صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ پورے پنجاب میں اس طرح کے گینگسٹر اپنے علاقے کے بڑے بڑے باس اور مافیاز ابھی بھی موجود ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس تیفی بٹ کو یا پھر گوگی بٹ کو ان کے انجام تک پہنچانے کے بعد CCD دور دراز کے علاقوں میں بھی جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کا بھی خاتمہ کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گی؟ جی بالکل. CCD نے یہ پہلے دن سے طے کیا ہوا تھا. پھر اس کے اوپر باتیں ہوتی رہیں کہ جی عام لوگوں کو تو یہ مار دیتے ہیں, بڑے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتے, لیکن اس میں 2 نام جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں. ایک تو تیفی بٹ ہو گیا جو رات کو مارا گیا. اس سے پہلے فیصل آباد کے علاقے میں وہ شاہ گینگ جو تھا وہ بہت خوفناک علامت تھا. اب جو گینگسٹر ہیں یا تو وہ روپوش ہو چکے ہیں یا وہ زیر زمین چلے گئے ہیں, یا جو پکڑا جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے. تو اس میں یہ بہت بڑا پیغام ہے ان کے لیے کہ جو لوگ دہشت کی علامت تھے آج وہ عبرتناک انجام سے 2-4 ہو چکے ہیں, اب وہ عبرت کا نشان بن چکے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات جاری رہے تو بدماشی کا عنصر بالکل ختم ہو جائے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ میاں عابد صاحب سینئر کرائم رپورٹر موجود تھے اور انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ تیفی بٹ کا جو مقابلہ ہے وہ کیسے ہوا اور کس طرح سے کون سے علاقے میں ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا اور کیسے پھر اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ مرنے والا جو ملزم ہے یہ لاہور کا ڈان تیفی بٹ ہے. اور جیسے ہی یہ خبر میڈیا پر آئی اور اس کے بعد بڑا کوہرام برپا ہو چکا ہے, اور یہ کوہرام ان عناصر کے لیے برپا ہوا ہے جو اس طرح کے عناصر ہیں جو دور دراز پنجاب بھر کے علاقوں میں اپنے علاقوں میں گنڈا گردی کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بڑا سخت اور مؤثر قسم کا پیغام ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی علاقے میں اس طرح کی گنڈا گردی کرے گا وہ آخرکار اس طرح اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ گوگی بٹ کو پولیس کب گرفتار کرتی ہے, پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.